क्लास 8 के साइंस में हम लोग चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे थे, जिसका टाइटल है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के पिन कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स बच गए थे उन्हीं टॉपिक्स को इस क्लास में हमें कंप्लीट करना है। आपके क्लास के ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के वीडियोज आपको डीएवी गुरु के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिनकी मदद से आप अपने एग्जाम्स का बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर डेली नए वीडियोस भी ऐड होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इस चैप्टर में यहाँ तक के सभी टॉपिक्स को हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। ये सब आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर इतने सारे सब टॉपिक्स हैं, इन सभी को हमें कवर करना है। तो आइए आज का सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, जिसमें कि सबसे पहले हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कई पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है अ पेयर ऑफ टेस्टस, एक स्क्रॉटम होता है, 2 स्पर्म डक्ट्स होते हैं, एक यूरेथ्रा होता है और एक पेनिस होता है। टेस्टस एक ओवल शेप का ऑर्गन होता है, जैसा अंडे का शेप होता है बिल्कुल उसी तरह, और इसकी संख्या 2 होती है। ये एक प्लूरल नाउन है, इसका सिंगुलर होता है टेस्टीज। यहाँ पर टेस्टस को दिखाया गया है और ये जिस सैक में प्रेजेंट होता है, जिस थैली में प्रेजेंट होता है, उस सैक को स्क्रॉटम कहा जाता है। टेस्टस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी में स्पर्म्स डेवलप करते हैं जो कि मेल गैमेट्स होते हैं। इनके बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। स्पर्म्स टेस्टस के थ्रू पास करते हैं, उसके बाद स्पर्म डक्ट में पहुंचते हैं और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलते हैं। स्पर्म्स यहाँ से पास करते हैं और स्पर्म डक्ट में जाकर जमा हो जाते हैं। उसके बाद जब इजैकुलेशन होता है तो ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलते हैं। स्पर्म्स मूव करते हुए एक फ्लूइड कलेक्ट करते हैं, एक लिक्विड जैसा सब्सटेंस कलेक्ट करते हैं और इसी फ्लूइड में स्पर्म्स मौजूद होते हैं। इस फ्लूइड को सीमेन कहा जाता है। सीमेन का बस इतना काम होता है कि वो स्पर्म्स को आसानी से फ्लो करने में मदद करते हैं, साथ ही साथ उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। यूरेथ्रा, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पतली सी ट्यूब होती है, उसके चारों तरफ एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। उसी मस्कुलर स्ट्रक्चर को पेनिस कहा जाता है। पेनिस का मेनली 2 काम होता है, इससे यूरिन भी पास करता है और इससे सीमेन भी पास करता है, लेकिन एक ही समय पर दोनों पास नहीं कर सकते हैं। जब यूरिन पास करेगा उस समय सीमेन पास नहीं कर सकता है, और जब सीमेन पास करेगा उस समय यूरिन पास नहीं कर सकता है। अब हमें स्पर्म का स्ट्रक्चर देखना है, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। इसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, पहला हेड, दूसरा मिडिल पीस और तीसरा टेल। स्पर्म ओवम से काफी छोटा होता है। स्पर्म एक मेल गैमेट है और ओवम फीमेल गैमेट है। स्पर्म से बड़ा होने के साथ साथ ओवम ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल भी है। स्पर्म इतना छोटा होता है कि इसको केवल माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। हर स्पर्म सेल में 3 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि अभी हम बताए। एक होता है हेड, एक होता है मिडिल पीस और एक होता है टेल। इसके हेड पर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी मदद से स्पर्म्स फीमेल ओवम को पेनिट्रेट कर पाते हैं, फीमेल ओवम में एंटर कर पाते हैं। उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन हो पाता है। अगर हेड में ये एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये ओवम में एंटर कर ही नहीं पाएगा, ये ओवम को पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएगा, और ना तो फर्टिलाइजेशन होगा, ना जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और ना रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो पाएगा। अब हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कई पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि एक पेयर होता है ओवेरीज का, एक पेयर होता है ओविडक्ट्स का, एक यूटेरस होता है और एक वजाइना होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कई फंक्शंस होते हैं, इसके कई काम होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला काम है प्रोडक्शन ऑफ एग्स। एग्स यानी कि ओवम को बनाने का काम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही होता है। उसके बाद यही स्पर्म्स को रिसीव करते हैं और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के लिए जगह भी यही प्रोवाइड करते हैं। यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि स्पर्म्स और ओवम आपस में मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल डेवलप करता है, जिसको जाइगोट कहा जाता है। जब जाइगोट और डेवलप करता है और ग्रो करता है तो इसको एम्ब्रायो कहा जाने लगता है। एम्ब्रायो यूटेरस से अटैच हो जाता है, यूटेरस से जुड़ जाता है और ग्रो करने लगता है, और उसके बाद जब वो ग्रो हो जाता है तब उसको फीटस कहा जाने लगता है। ओवेरीज, जो कि यहाँ पर और यहाँ पर दिखाए गए हैं, इनका काम होता है एग्स प्रोड्यूस करना, यानी कि ओवम प्रोड्यूस करना। जब एग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं उसके बाद ये पहुँचते हैं ओविडक्ट में।
एग्स यहाँ से प्रोड्यूस होकर ओविडक्ट में पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब इसमें स्पर्म एंटर करता है तो वो एग के साथ फ्यूज हो जाता है, एग के साथ मिल जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जाइगोट ग्रो करते हैं, अपने आप को डिवाइड करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं और डेवलप होते होते एक यंग वन में, एक बच्चे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवेरीज का एक और काम होता है, वो ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि ओवा यानी एग्स के प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। ये हार्मोन्स प्रेगनेंसी के समय भी फीमेल पेरेंट को मदद करते हैं। एक डू यू नो यहाँ पर दिया गया है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया गया है, जिसको शॉर्ट में IVF भी कहा जाता है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण स्पर्म और ओवा नहीं मिल पाते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ऐसे में उनका फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर करवाया जाता है। लैब में ही मैनुअली जाइगोट का फॉर्मेशन करवाया जाता है और जब जाइगोट डेवलप हो जाता है तब उसको वुमेन के यूटेरस में डाल दिया जाता है और इस तरह से फीमेल पेरेंट सक्सेसफुली प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ऐसे बच्चे जिनका जन्म IVF के थ्रू होता है उनको टेस्ट ट्यूब बेबीज कहा जाता है। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम था लुइस ब्राउन, जिसका जन्म 1978 में हुआ था। हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? अब हमें डिटेल में समझना है कि फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में शुरू होता है, जब स्पर्म जो कि मेल गैमेट है और ओवम जो कि फीमेल गैमेट है आपस में मिलते हैं, तब उनका फ्यूजन होता है। स्पर्म और एग का फ्यूजन हो जाता है, इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये प्रोसेस फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन फ्रॉग के केस में फर्टिलाइजेशन दोनों के बॉडी के बाहर हो रहा था, इसीलिए उस तरह के फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। आपको पता होगा कि सेल चाहे जैसा भी हो उसमें एक न्यूक्लियस जरूर होता है। इस प्रोसेस में यानी कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं, आपस में मिल जाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। दोनों न्यूक्लियस मिलके जब एक हो जाता है तो वो एक सिंगल सेल कहलाता है। ये सिंगल सेल जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोड्यूस होता है, इसी सिंगल सेल को जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट में स्पर्म का भी न्यूक्लियर पार्ट होता है जो कि फादर से मिलता है और एग का भी न्यूक्लियर पार्ट होता है जो कि मदर से मिलता है। यही रीजन है कि बच्चे में फादर के भी कुछ गुण पाए जाते हैं और मदर के भी कुछ गुण पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अपने भाई बहन को भी देखेंगे तो आपको बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे गुण मिलेंगे जो कि आप में भी हैं और आपके सिबलिंग्स में भी हैं। जाइगोट जो कि एक सिंगल सेल होता है, जब उसका डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रायो बनता है। अब हमें एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के बारे में ही पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है जो कि एक सिंगल सेल होता है। इसका तुरंत ही डेवलपमेंट होता है, ये अपने आप को डिवाइड करता है और 2 सेल्स में बदल जाता है। इसी तरह से ये अपने आप को डिवाइड करते जाता है और अपनी संख्या को बढ़ाते जाता है और एक सेल्स का क्लस्टर तैयार हो जाता है, एक सेल्स का गुच्छा बन जाता है और ये गुच्छा यूटेरस में जाकर रुक जाता है। सेल्स के इसी क्लस्टर को एम्ब्रायो कहा जाता है। एम्ब्रायो अपने आप को यूटेरस के लाइनिंग में जाकर प्लांट कर लेता है, वो जाकर यूटेरस से जुड़ जाता है और अपने आप को डिवाइड करना जारी रखता है। डिवाइड होते होते ये करोड़ों अरबों नए सेल्स बना लेता है। धीरे धीरे अलग अलग बॉडी पार्ट्स डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि हेड, आईज, हैंड्स और लेग्स। जब एम्ब्रायो ऐसे स्टेज में पहुंच जाता है जब बॉडी पार्ट्स को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तब उसको एम्ब्रायो नहीं कहते हैं, तब उसका नाम बदलकर फीटस हो जाता है। और जब फीटस का और डेवलपमेंट होता है, जब उसका जन्म हो जाता है, वो फीमेल बॉडी के बाहर आ जाता है, तब उसका नाम बदलकर इन्फेंट हो जाता है। हर स्टेज पे अलग अलग नाम होता है। जब फर्टिलाइजेशन के बाद सिंगल सेल बना था तो उसको जाइगोट कहते थे। जब इसका डेवलपमेंट हुआ तो एम्ब्रायो कहलाया, जब इसका डेवलपमेंट हुआ तो फीटस कहलाया और जब इसका डेवलपमेंट हुआ तो इन्फेंट कहलाया। यहाँ पर देखिए फिगर के थ्रू फर्टिलाइजेशन होते हुए दिखाया गया है। ओवा देखिए कितना बड़ा है और स्पर्म सेल देखिए उसके मुकाबले कितना छोटा है। स्पर्म ओवा को पेनिट्रेट करता है, इसके अंदर जाता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है और जाइगोट का निर्माण होता है जो कि एक सिंगल सेल होता है। और इस वाले फिगर में स्पर्म और ओवा का न्यूक्लियस फ्यूज होकर एक होते हुए दिखाया गया है। अब चलिए इस वाले डू यू नो को पढ़ लेते हैं। इसमें बताया गया है कि एक स्पर्म एक ही ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है।
ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि 2 ओवम एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाए या 2 स्पर्म मिलकर एक ओवम को फर्टिलाइज करे। अगर 2 ओवा एक ही समय ओवेरी से निकलते हैं और दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं तो ऐसे में नॉन आइडेंटिकल ट्विंस का जन्म होता है। एक साथ 2 बच्चे तो जन्म लेते हैं लेकिन दोनों एक जैसे नहीं दिखते हैं। ऐसे में दोनों भाई भी हो सकते हैं या दोनों बहन भी हो सकती है या एक भाई और एक बहन भी हो सकती है। दूसरा केस ये हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनने के बाद अगर ओवम स्प्लिट हो जाता है, अगर ओवम 2 पार्ट्स में बट जाता है, वैसे में 2 आइडेंटिकल ट्विंस का जन्म होता है। ऐसे में जो जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं वो सेम टू सेम एक ही जैसे दिखते हैं, उनको पहचानना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनके पास एक ही तरह के जीन्स होते हैं। अब ये जीन्स पहनने वाला जीन्स नहीं है। जीन्स क्या होता है यहाँ पर बताया गया है। जीन्स ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और इसी के कारण हर व्यक्ति का गुण एक दूसरे से अलग होता है। हमारा अगला सब टॉपिक है हाउ डू हेन्स ले एग्स। मुर्गियां अंडे कैसे देती है उसी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके हमें बताया गया है। मुर्गियों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, लेकिन ह्यूमंस के जस्ट अपोजिट मुर्गियों में उनके यंग वन का डेवलपमेंट फीमेल बर्ड के बॉडी के बाहर होता है। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा भी था कि ह्यूमंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरनल डेवलपमेंट होता है, लेकिन मुर्गियों में वैसा नहीं होता है। मुर्गियों में फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है, लेकिन डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है। इसीलिए इस तरह के रिप्रोडक्शन को जो कि मुर्गियों के अंदर होता है उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ भी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद वो अपने आप को डिवाइड करने लगते हैं, सेल्स की संख्या बढ़ने लगती है। उसके बाद ये मूव करते हुए ओविडक्ट से नीचे चले आते हैं। ओविडक्ट से नीचे आने के बाद डेवलपिंग जाइगोट को बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स घेर लेते हैं। इन प्रोटेक्टिव लेयर्स में से एक शेल भी होता है। अंडे के चारों तरफ व्हाइट कलर का जो हार्ड लेयर होता है उसी को एग शेल कहते हैं। ये एग के चारों तरफ डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद ये ओविडक्ट के निचले हिस्से में चले जाता है। जब ये एग पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तब जाकर मुर्गियां अंडे देती है। एग का जो शेल होता है वो कैल्साइट नाम के सब्सटेंस से बना होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का ही क्रिस्टलाइन फॉर्म है। एम्ब्रायो का डेवलपमेंट एग के अंदर ही होता है और इसको डेवलप करने में 20 डेज का समय लगता है और इस टाइम पीरियड को इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड खत्म होने के बाद ही एम्ब्रायो एक पूरी तरह से डेवलप्ड चूजा बनता है। इनक्यूबेशन पीरियड के दौरान अंडों को एक खास टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और आप जानते भी होंगे कि वो टेम्परेचर मुर्गियां अंडों पर बैठ के देती है। अगर इनक्यूबेशन पीरियड के दौरान अंडे को वो स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं मिलता है तो एम्ब्रायो डेवलप होके चिक में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। जब अंडों की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो इनक्यूबेटर्स में आर्टिफिशियली उन अंडों को वो स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया जाता है। इनक्यूबेशन पीरियड खत्म होने के बाद अंडे का शेल टूटता है और उसमें से चूजा बाहर निकलता है और इस प्रोसेस को हैचिंग कहते हैं। अब अगले सब टॉपिक में हमें जानना है कि विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं विविपेरस एनिमल्स किनको कहते हैं। जिन एनिमल्स के फीमेल्स अपने बच्चे को सीधे जन्म देते हैं, अंडे के थ्रू जन्म नहीं होता है, डायरेक्ट उनका जन्म होता है, ऐसे एनिमल्स को ही विविपेरस एनिमल्स कहा जाता है। इन एनिमल्स में एम्ब्रायो का डेवलपमेंट मदर के बॉडी के अंदर ही होता है और मदर डायरेक्टली यंग वन को जन्म देती है। जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें अधिकतर विविपेरस होते हैं और मैमल्स का यही कैरेक्टरिस्टिक्स इनको बाकी के एनिमल्स के ग्रुप से अलग करता है। मैमल्स का एग्जाम्पल ह्यूमन है, एलिफेंट है, काउ है, गोट है। ये सब मैमल्स भी हैं और विविपेरस एनिमल्स भी हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, जैसे कि प्लेटिपस। प्लेटिपस मैमल है लेकिन वो विविपेरस एनिमल नहीं है। दूसरा है ओविपेरस एनिमल्स। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अंडे देते हैं और इन अंडों में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं के बराबर हुआ रहता है। इन अंडों का डेवलपमेंट एक्सटर्नल सराउंडिंग में होता है जब अंडे फीमेल पेरेंट के बॉडी से बाहर आ जाते हैं। इस मेथड से रिप्रोडक्शन अधिकतर फिश में होता है, एम्फीबियंस में होता है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स में होता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस है। अगर हम लोग फिश को ही देख लें तो डॉल्फिन एक ऐसा फिश है जो कि अंडे नहीं देती है। डॉल्फिन ओविपेरस एनिमल्स का एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पर देखिए मेढक के अंडों का फोटो दिया गया है और यहाँ पे टैडपोल्स का फोटो दिया गया है। अब ये टैडपोल्स क्या होते हैं अभी हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अब चलिए इस चैप्टर के सबसे अंतिम सब टॉपिक पर आते हैं जिसका टाइटल है द जर्नी फ्रॉम यंग वंस टू एडल्ट्स।
यंग वंस डेवलप होके एडल्ट्स कैसे बनते हैं उसी के बारे में अच्छे से समझाया गया है। देखिए, यंग वंस का डेवलपमेंट दो तरह से होता है, एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। पहले देखते हैं कि ये डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। हम जानते हैं कि यंग वंस ग्रो करके एडल्ट बनते ही बनते हैं, चाहे वो अंडे से ही क्यों ना निकले हो या उनका जन्म डायरेक्टली ही क्यों ना हुआ हो। बहुत सारे एनिमल्स में जन्म के समय जो यंग वंस होते हैं वो उसी के एडल्ट फॉर्म का मिनिएचर वर्जन होते हैं, उसी का स्मॉलर वर्जन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब ह्यूमन बेबी का जन्म होता है तो उसके पास भी वही सब बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि एक एडल्ट पर्सन के पास होता है, बस उसका साइज एडल्ट के मुकाबले काफी छोटा होता है। ऐसे यंग वंस जब डेवलप होके एडल्ट्स बनते हैं तो इसी तरह के डेवलपमेंट को डायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। कुछ एनिमल्स में यंग वंस इनिशियली बहुत अलग होते हैं, पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं अपने एडल्ट वर्जन से। एग्जाम्पल के लिए टैडपोल एडल्ट फ्रॉग से बिल्कुल अलग दिखता है, टैडपोल फ्रॉग का ही यंग वर्जन होता है। उसी तरह से कैटरपिलर, जिसको प्यूपा भी कहा जाता है, वो सिल्क मॉथ या बटरफ्लाई का यंग वर्जन होता है और ये अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग दिखता है। दिखने के अलावा भी बहुत सारे फीचर्स जो कि एडल्ट फ्रॉग्स में पाए जाते हैं वो टैडपोल या इसके लार्वल स्टेज में नहीं पाया जाता है। जैसे कि एडल्ट फ्रॉग पानी में भी रह पाता है और जमीन पर भी रह पाता है, लेकिन टैडपोल केवल पानी में रह पाता है। एडल्ट फ्रॉग के पास लंग्स होता है और टैडपोल के पास गिल्स होता है। फ्रॉग सांस लेने के लिए लंग्स का इस्तेमाल करते हैं, वहीं टैडपोल गिल्स की मदद से सांस लेते हैं। इस तरह से जो यंग वन का डेवलपमेंट होता है, इसी तरह के डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। आई होप आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में बोला जा सकता है, आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा। अब हमें समझना है कि ये मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसका डेफिनेशन कहता है अ मार्क्ड एंड मोर और लेस एब्रप्ट डेवलपमेंटल चेंज, यहाँ पे डेवलपमेंटल होगा, डेवलपमेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड हैबिट्स ऑफ एन एनिमल अकरिंग ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज मेटामॉर्फोसिस। ये कहना चाहता है कि एनिमल्स के लाइफ साइकिल के दौरान, और सभी एनिमल्स नहीं, एनिमल्स जैसे कि बटरफ्लाई और फ्रॉग, इनके लाइफ साइकिल के दौरान इनके स्ट्रक्चर और हैबिट्स में एक बहुत बड़ा चेंज आता है, एक एब्रप्ट डेवलपमेंट इनका होता है। इसी तरह के डेवलपमेंटल प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक फ्रॉग का लाइफ साइकिल देखिए। फ्रॉग का जो यंग वन होता है वो एडल्ट फ्रॉग से बिल्कुल अलग दिखता है। इस डेवलपमेंटल प्रोसेस में कई सारे मेजर चेंजेस आते हैं, बहुत बड़ा बड़ा चेंज आता है। जैसे कि टैडपोल को देखिए, तैर पाता है पानी के अंदर, जबकि मेढक जमीन पर भी चल पाता है और पानी के अंदर भी तैर पाता है। टैडपोल में एक टेल होता है जो कि धीरे धीरे डेवलप होने के साथ साथ खत्म हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक टेल निकला हुआ है फ्रॉग में, टेल थोड़ा छोटा हो गया और फाइनली जब फ्रॉग पूरी तरह से एडल्ट हो जाता है तो टेल खत्म हो जाता है। क्योंकि फ्रॉग के लाइफ साइकिल के दौरान बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। वही सब चीज देखिए यहाँ पर भी बताया गया है, लिखा है कि एम्फीबियंस के लाइफ साइकिल के दौरान ये पानी में अंडे देते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स का ग्रुप होता है जो कि पानी में भी रह पाते हैं और जमीन पर भी रह पाते हैं। जब अंडों का डेवलपमेंट होता है तो उसमें से टैडपोल निकलते हैं और वो फ्रीली पानी में स्विम करते हैं। टैडपोल के पास गिल्स होता है रेस्पिरेशन करने के लिए, उनके पास एक टेल भी होता है और एक सर्कुलर माउथ भी होता है। टैडपोल तब तक ग्रो करता है जब तक मेटामॉर्फोसिस शुरू नहीं हो जाता। मेटामॉर्फोसिस की शुरुआत होती है पिछले पैर के डेवलपमेंट के साथ, उसके बाद आगे वाला पैर डेवलप होता है, उसके बाद लंग्स डेवलप होता है। उसके बाद टैडपोल सरफेस के नजदीक पानी में तैरता है और ब्रीथ करना सीखता है। उनका इंटेस्टाइन भी छोटा हो जाता है ताकि वो कार्निवोरस डाइट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर सके। आपको पता होगा कि फ्रॉग कार्निवोरस होते हैं, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। मेटामॉर्फोसिस का लास्ट स्टेज आते आते उसका टेल भी खत्म हो जाता है और इस तरह से एक टेल वाला टैडपोल एक टेललेस फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली हमने 2 पार्ट्स में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। अब हमें किस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करना चाहिए आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके क्लास के साइंस का प्लेलिस्ट ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए, वहां पर आपको एक लाइन से हर चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा और अगले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।